आज हम लोग देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी के बारे में। जब हम लोग डीपीएसपी पढ़ रहे थे तो आर्टिकल 37 जब चर्चा हो रही थी तो उस समय ये पढ़ा गया था ना कि 37 कि ये डीपीएसपी जस्टिशिएबल नहीं होंगे, ये न्यायोचित और न्याय योग्य नहीं है। आप इसके उल्लंघन होने पे न्यायालय से कोई रिलीफ नहीं पा सकते, लेकिन ये हमारे शासन के मूलभूत हैं और ये राज्य का कर्तव्य है कि कानून बनाते समय, नीति बनाते समय वो इनका पालन करे। और वहाँ पे चर्चा करते समय मैंने ये बात कही थी कि राज्यों ने इसमें बहुत काम किए हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रख के सरकारों ने किए हैं। हम देखें तो हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों ने इनको लगाने के लिए, इन डीपीएसपी को, अपने कर्तव्य को निभाने के लिए, डीपीएसपी को लागू करने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई। और प्लानिंग कमीशन की स्थापना करते समय स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि राज्य अपने नीति निर्देशक जो तत्व हैं, डीपीएसपी हैं, इनके प्रति जो इनकी जिम्मेदारी है उसको निभाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई है। और इसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता और प्लान्ड डेवलपमेंट करने के लिए, नियोजित विकास के लिए 1951 से पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई। आप थोड़ा सा देख लें, फिर बाद में लिख लीजिएगा। ये 1951 से पंचवर्षीय योजनाएं चालू की गई और अनुवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं में ये जो प्रावधान किए गए, जितने भी स्कीम्स चलाई गई योजना, उसका उद्देश्य यही था जो आर्टिकल 38 कहता है, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, फैसिलिटीज एंड वेल्थ। टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, आय, फैसिलिटीज, सुविधाओं और संपन्नता। टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, फैसिलिटीज एंड वेल्थ। 39 का ए हमारा आपने पढ़ा, द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। बी, द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द कॉमन गुड। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन। ये बी और सी आपको पता है कि ये 39B ये वही दो अनुच्छेद हैं जो कि मूल अधिकारों पे जिनको वरीयता दी जाती है। क्या है ये? द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके ही पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। तो इसको अमल में लाने के लिए ये कार्य किए गए। यही नहीं, आप देखेंगे कि आजादी के बाद भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म चलाया गया सारे राज्यों में। उसमें क्या हुआ? जैसे कि ग्रामीण स्तर पे कृषकों की दशा को सुधारा जाए। लैंड सीलिंग लगाई गई, भूमि का सीमांकन किया गया, जहां लैंड होल्डिंग ज्यादा जमीन जिसके पास है, उस जमीन का अधिग्रहण करके गरीबों में उसको बांटा गया। टेनेंसी रिफॉर्म किए गए, मतलब किराएदारों की सुरक्षा की गई, उनको उचित किराया दिलवाया जाए, इसके लिए भी कानून बनाए गए। और जो हमारे बिचौलिए थे, जमींदार, इनामदार और जागीरदार, उनका खात्मा किया गया। ये सारी चीजें जो है राज्य ने अपना कर्तव्य निभाते हुए इन सारे कार्यों को किया। इसी तरीके से वेरियस मेजर्स हैव बीन टेकन टू यूटिलाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर प्रमोटिंग कॉमन गुड। इस कॉमन गुड को प्रमोट करने के लिए LIC की स्थापना की गई 1956 में। उसके बाद GIC आप जानते हैं 1971 में बना है। 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। प्रीवी पर्स का एबोलिशन हुआ, खत्म किया गया है। और 39A टू प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड फॉर पुअर्स, ये हो गया। तो 39A में ये जो बाद में जोड़ा गया, ये व्यवस्था की गई। और इसके लिए विधिक प्राधिकार सेवा अधिनियम 1987 बनाया गया राष्ट्रीय स्तर पे। लोक अदालतों का गठन किया गया राष्ट्रीय स्तर पे। वो लोक अदालतें जो है वो क्या करती हैं? इन लोक अदालतों को सिविल अदालतों का दर्जा दिया गया है। और यहाँ पे जो है कॉन्सिलेटरी सेटलमेंट ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं और ये बाइंडिंग होते हैं, इनको मानना बाध्य होता है। इस तरीके से गरीबों को न्याय देने के लिए लोक अदालतों का गठन हुआ और विधिक प्राधिकरण सेवा अधिनियम अलग से 1987 में बनाया गया। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काम किया गया। 40 आप जानते हैं, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। आप सबको पता है
कि पहले राज्यों के अलग अलग पंचायती राज कानून थे, लेकिन 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई। जानते हैं जी जिला, ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायत स्तर। तो ये चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए 40 को आपको मालूम है कि 73rd अमेंडमेंट 1992 में किया गया। इसी तरीके से 41 हमने यहाँ लिख दिया, बुढ़ापा वृद्धावस्था में लोक सहायता पाने, काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी में और निःशक्तता की स्थिति में सहायता पाने का अधिकार। ये जो हमारे जो डायरेक्टिव था, इसको भी लेकर के बड़ी योजनाएं चलाई हैं सरकार ने। अब जानते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन कई राज्यों में है, 65 साल से ज्यादा लोगों के लिए, लोक सहायता पाने का अधिकार, काम पाने, शिक्षा पाने का अधिकार। काम पाने का अधिकार आप देख रहे हैं, नरेगा की योजना बनाई गई जिसमें 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी है, नहीं तो फिर उनको बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। 100 दिनों का रोजगार या तो बेरोजगारी भत्ता का। इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं। और बेकारी, निःशक्तता और सहायता, यानी आप जानिए विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब इसी के भाग है। और यही नहीं, आप देखेंगे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में बनाया गया, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया, डॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1973 में बना, मिनिमम नीड प्रोग्राम बना, IRDP बनी, ड्वाकरा बना, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम बना, स्वरोजगार योजना। और भाई फिर जो है मनरेगा योजना आई, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, फिर उसको एक्ट बनाया गया। तो ये सारी चीजें जो है, काम पाने के अधिकार, सबको रोजगार मिल जाए, बेकारी, निःशक्तता और इसकी इन सारी चीजों के लिए हमने बताया, जैसे कि कई राज्यों ने वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको पता है ये सारी चीजें की गई। 42 हमारा था जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, यानी काम की मानवोचित दशाएं उपलब्ध कराना, न्यायपूर्ण मानवोचित। इसके लिए आपको पता ढेर सारे कानून में, मिनिमम वेज एक्ट बना 1948 में, आपका पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, इसी तरीके से माइनिंग एक्ट बना 1952 में, फिर आपका चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट या बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट 1976 में बना, इसी तरीके से फैक्ट्री एक्ट है आपका 1948 का है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारे कानून इसी के लिए बनाए गए कि जस्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क हो। और मैटरनिटी रिलीफ की बात कर रहा था 42 में, कि प्रसूति सहायता के लिए 42 में, उसके लिए अलग से मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बनाया गया 1961 में, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में बनाया गया। और इसी के साथ साथ इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, यानी समान रूप से समान पारिश्रमिक दे के लिए, इसके लिए भी 76 में कानून बनाया गया, जिसके तहत महिलाओं पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये 42 के इंप्लीमेंट करने के लिए, जहां तक मैटरनिटी की रिलीफ की बात है, तो बताया आपको द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 है आपका, और ये है आपका इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 है। ये दो महत्वपूर्ण कानून है। ये 42 की बात है। 43 में ये है कि टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए आपको मालूम है कि हैंडलूम बोर्ड बनाए गए, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड बनाया गया, बाद में खादी ग्राम उद्योग आयोग बनाया गया, क्वायर बोर्ड है, सिल्क बोर्ड है, हथकरघा बोर्ड है। तो ये सारी चीजें, ये सारे बोर्ड बना करके इसको इंप्लीमेंट करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने काम किए हैं। 44 कॉमन सिविल कोड पे अभी जान रहे हैं, चर्चा चल रही है, इस पे अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकल चुका है। 45 की बात मूल में ये था कि संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर 14 साल के सारे बच्चों को जो है, 14 साल तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये इसमें एक टाइम फ्रेम दिया गया था, लेकिन आपको मालूम है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 21A ऐड करके जो है बच्चों की शिक्षा को, प्राइमरी एजुकेशन को, इसे क्या कर दिया गया, इसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया। और साथ साथ ये फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें। बट सबको समान शिक्षा का जो सपना है, एक जैसी शिक्षा का, वो अभी तक हम प्राप्त नहीं कर सके हैं। 46 की बात करें, टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शंस। ये आपको मालूम है कि SC, ST के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे कानून हैं। आपको पता है कि इनको शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण है, नौकरी में आरक्षण है, और यहाँ तक कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी इनको आरक्षण की व्यवस्था है। इसी तरीके से अदर वीकर सेक्शन के लिए बहुत सारी चीजें की गई हैं। आपको मालूम है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में बना, बाद में 1976 में उसका नाम बदल करके सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट किया गया।
और फिर आपको SC/ST क्या कहते हैं उसको, हाँ आपका जो है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट बना, ये 1989 में बना। इसी तरीके से आपको मालूम है कि 65वें संविधान संशोधन के द्वारा SC/ST आयोग बनाया गया। 2003 में राष्ट्रीय अनुसूचित जात आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग किया गया। ये सारी बातें आपको पता है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपको मालूम है कि आरक्षण की व्यवस्था बताई दी है शिक्षा संस्थानों में वीकर सेक्शंस के लिए। हाँ यही नहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया 1992 में। इसी तरीके से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में बनाया गया। और इसी तरीके से बाल अधिकार संरक्षण भी बनाया गया है, ये आपका 2007 का है। तो ये सारी चीजें की गई हैं। और आपको मालूम है कि 103वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में EWS के लिए अलग से, ये वीकर सेक्शन की बात हो रही, इनके लिए अलग से EWS के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई, वो जो शैक्षणिक संस्थानों में भी है और जो है सेवाओं में भी है। इस तरीके आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये आरक्षण SC/ST और OBC के आरक्षण से अलग है, ये बातें आप जानते हैं। तो ये चीजें 46 के लिए इतने सारे EWS के लिए किया गया और विभिन्न आयोग बनाए गए। तो ये एजुकेशनल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और ये जो आयोग बनाए गए हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, इन सारों की जिम्मेदारी यही है कि इनकी समस्याओं को, इनके जो प्रॉब्लम एरियाज हैं उनको पहचानना और पहचान करके उसका सोल्यूशन निकालने के लिए काम करना। तो ये काम कर रहे हैं। 47वां है टू प्राइवेट द क्या कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिक लिक्विड्स एंड ड्रग्स विच आर इंजरियस टू हेल्थ। आपको मालूम है कि विभिन्न राज्यों ने शराबबंदी लगाई हुई है कहीं कहीं, इसको रोकने के लिए। जो गांधी जी का सपना था मद्य निषेध का, उसको लागू करने के लिए। रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड न्यूट्रिशन फॉर पब्लिक हेल्थ, ये भी आपको पता है कि रेज लिविंग न्यूट्रिशन लेवल, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आप फूड सिक्योरिटी बिल 2013 में जो ले आया गया, उसमें भी इस बात की व्यवस्था की गई कि सबको न्यूट्रिशन और खाने के लिए, इस समय करीब एक बहुत बड़ी आबादी है जिसको कि सरकार इस तरह की फूड सिक्योरिटी के तहत जो है खाद्यान्न मुहैया करा रही है। वो आपका, ये आप कह लीजिए कि ये 442 का भी ऑब्जेक्टिव पूरा कर रही है। तो इस तरीके से ये योजनाएं बना करके सरकार ने इन पे काम किया है। रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाँ पब्लिक हेल्थ की बात हो रही, तो आपको मालूम है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए गए, CHC बनाए गए। इसके अलावा जो अलग अलग हमारी बीमारियां हैं, जैसे कुष्ठ रोग था, लिप्रोसी है, टीबी है, एड्स है, कैंसर है, इन सारी चीजों के लिए स्पेशल प्रोग्राम बनाए गए और सरकारों ने इस पे इस तरीके से हेल्थ इंप्रूव करने के लिए तमाम योजनाएं चलाई गई हैं। आपकी आशा वर्कर्स रखी गई हैं और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे अनेक योजनाएं इस तरीके से चलाई जा रही हैं। डाट योजना आप देखते होंगे जिसका प्रचार अमिताभ बच्चन जी करते हैं। तो ये 48 क्या कहता था, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न साइंटिफिक बेसिस। एग्रीकल्चर को आपको मालूम है कैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, हाई यील्डिंग वैरायटीज आई हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, ऑरेंज रिवॉल्यूशन। ये सारे रिवॉल्यूशन के द्वारा हाई यील्डिंग वैरायटी लाना, कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से सस्ते दर पे खाद उपलब्ध कराना, पेस्टिसाइड वगैरह की व्यवस्था, कृषि रक्षा केंद्र खोले गए हैं, हर जगह पे है, हर ब्लॉक लेवल पे कृषि रक्षा केंद्र हैं जहाँ से कि रसायन मिलते हैं। तो एग्रीकल्चर, इसी तरीके से एनिमल हस्बेंड्री को आपको पता होगा कि हर ब्लॉक पे एक, ब्लॉक स्तर पे एक इस तरीके से पशु चिकित्सालय हैं जो कि इस बात की व्यवस्था करते हैं कि उन्नत नस्ल के लिए ब्रीडिंग की व्यवस्था है, पशुओं के इलाज की व्यवस्था है। और सरकार ऐसी कई योजनाएं चला रही हैं जिससे कि वो जो है मॉडर्न साइंटिफिक बेसिस पे जो है एनिमल हस्बेंड्री इसको प्रमोट कर सके। ये 48 कृषि आधुनिकीकरण की बात हो गई। और 48 जो है, इसी 48 के तहत कुछ राज्यों ने ऐसा किया है कि 48 के तहत जो है कुछ राज्यों ने ऐसा किया है कि अपने यहाँ जो है गाय, बछड़ों और अन्य बैलों के हत्या पे भी रोक लगाया है जिससे कि इनकी सुरक्षा हो सके। 48A आपका था, बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, द इम्प्रूव इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आपको पता है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए भी सरकारों ने अच्छे काम किए हैं। इसमें क्या कहेंगे कि आपका नेशनल फॉरेस्ट एक्ट है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है, वन्य जीव और संरक्षण एक्ट है, ये बना था 1972 में। इस तरीके से कई कानून बनाए गए हैं जो कि वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए है। आपको मालूम है टाइगर रिजर्व चल रहा है, क्रोकोडाइल एरिया, संरक्षित एरियाज बनाए गए हैं जहाँ की आप, जिनको कि प्रोटेक्टेड एरियाज है जहाँ की आने जाने पे
लोगों के रोक लगाई गई है। रिजर्व्ड एरियाज और प्रोटेक्टेड एरियाज, ये दोनों चीजें हैं। प्रोटेक्ट तो ये इन्वायरमेंटल सेफगार्ड के लिए आपको पता है, वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंटल सेफगार्ड के लिए आपको मालूम है, वाटर एयर पोल्यूशन के लिए सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड खोले गए हैं, उनका काम है मॉनिटरिंग करना है। और इसी तरीके से नदी सफाई की योजनाएं हैं। तो तमाम योजनाएं इस तरीके से चलाई गई, इसकी आप चर्चा कर सकते हैं। 49 है टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। तो इसकी चर्चा करके हमने बताया था कि इसमें 1951 में ही सरकार ने इसके लिए कानून बना दिया था। 49 के अंतर्गत जो मॉन्यूमेंट प्लेसेस ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिकल एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, इसके अंतर्गत भी सरकार ने जो है कानून बनाया है। वो किया है प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातत्व स्थल अधिनियम 1951 बना है, उसके तहत जो है 51 ये आपका प्रोटेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ 48 हो गया, 49 हो गया। 50 आप जानते हैं कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस, यानी लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्कीकरण। इसके लिए आपको पता है कि सीआरपीसी 1973 में इंट्रोड्यूस किया। इसके पहले जो व्यवस्था थी वो कलेक्टर हुआ करते थे, डिप्टी कलेक्टर या तहसीलदार हुआ करते थे। ये लोग ये अपने एग्जीक्यूटिव वर्क के साथ साथ जुडिशियल वर्क को भी देखते थे। लेकिन बाद में ये किया गया कि जिला स्तर पे डिस्ट्रिक्ट जज है, डिस्ट्रिक्ट जज अपना ये न्यायिक पावर को एंजॉय वो करते हैं, बाकी जो काम कलेक्टर अपना राजस्व का मैटर देखते हैं, और ये सीधे हाईकोर्ट के नियंत्रण में होता है। तो इस पर भी काम किया गया है, यद्यपि अभी काफी हद तक घालमेल है। 51 कि हमारा है कि टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी एंड मेंटेन ऑफ जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस। 51 पता है कि हमारी जो विदेश नीति है उसको आप जानते होंगे, शुरू से ही हम आज़ाद होने के बाद वारसा था, नाटो था, लेकिन हम वारसा के साथ नाटो के साथ न जाकर के भारत ने नॉन एलिग्नमेंट मूवमेंट गुटनिरपेक्ष की नीति को अपनाया। तो भारत ने अपना स्वतंत्र अपनी विदेश नीति बनाई और उसका मानना है अंतर्राष्ट्रीय शांति। भारत दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शांति का प्रचार है कि भारत ने कभी किसी देश पे हमला नहीं किया। हमारी अंतर्राष्ट्रीय नीति जो अंतर्राष्ट्रीय शांति पे आधारित है, और हम जो है गुटनिरपेक्ष नीति और पंचशील सिद्धांतों को मानने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि इस तरह से ये जितनी चीजें हैं इस पे हमारी सरकारों ने कुछ काम किए हैं, ये बिल्कुल शून्य नहीं है। यद्यपि अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। ये सरकारों के लिए एक मॉडल है, एक गाइडलाइन है। और जैसा कि हमने देखा था कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा था, छागला साहब ने, कि अगर इन सारे तत्वों को सच लागू कर दिया जाए तो भारत धरती पर स्वर्ग जैसा हो जाएगा। तो ये बातें हैं इसके संदर्भ में, ये हम जानते हैं। लेकिन अब ये पूछे कि ये लागू क्यों नहीं हो पाया, तो इसके लिए हमारे पास देखिए कि हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सबसे बड़ा कारण है। हम अपनी ग्रोथ रेट जितनी बढ़ाते हैं उससे ज़्यादा हमारी जनसंख्या बढ़ जाती है। तो पहला प्रॉब्लम हमारा था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। दूसरा है कि हमारी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि हम एज ए नेशन एज ए सिटीजन डेवलप नहीं कर पाए। हम अलग अलग एक सोशली इकोनॉमिकली ग्रुप में विभाजित हो गए हैं और इसके चलते एक दूसरे के इंटरेस्ट टकराते हैं। तो ये जो सामाजिक आर्थिक विविधता है, ये सामाजिक आर्थिक विविधता है, या एक कंट्री एक सिटीजनशिप की जो हमारे नहीं डेवलप हो पाई, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन इकोनॉमिक रीजन है। आप जानते हैं आर्थिक कारण सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास अभी उतने संसाधन नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, आर्थिक संसाधन, जनसंख्या विस्फोट, पैसे की कमी, और एक कारण ये भी है कि हमारे जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है वो काफी तनावपूर्ण रहे हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी जो केंद्र करना चाहता है, जहां सरकारें आज इसको डबल इंजन कह रहे हैं हम, जहां पे सिंगल इंजन की सरकारें हैं, वहां पे केंद्र राज्यों के तनावपूर्ण संबंधों से भी इनके इंप्लीमेंटेशन पे दिक्कत आती है। तो ये सारी सीमाएं हैं हमारी, केंद्र सरकार ने प्रयास किए हैं, राज्यों ने भी प्रयास किए हैं। संक्षेप में हमने सारे प्रयासों की चर्चा की, इसको आप किताब से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और आपके दिमाग में सारी चीजें हैं, सब इकट्ठा करके सोचिए और इसको लिख डालिए। ये क्वेश्चन मेरी समझ से मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिस तरह से आते हैं, इंप्लीमेंटेशन 37 का स्टेटमेंट देके एक्सप्लेन करने को कह सकता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप पढ़ के अच्छा कर लेंगे। और जैसा पंडित नेहरू ने साफ साफ इस बात को कहा था, उनकी बात याद रखिएगा कि मैं फंडामेंटल राइट की अपेक्षा डीपीएसपी को ज़्यादा महत्व देता हूं, और काफ़ी कुछ मैं भी ऐसा ही सोचता हूं कि ये फंडामेंटल राइट से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको आप देखिए, पढ़िए। थैंक यू।